हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी बेस्ड रहेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। हमने पहले की वीडियोस में पढ़ा है कि जब भी बिज़नेस में कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है तो सबसे पहले उसकी एंट्री की जाती है जर्नल में। जर्नल में जब एक बार एंट्री कर ली जाती है फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करी जाती है, यानी कि जर्नल से वो जो ट्रीटमेंट लिखा गया है उसे लेजर नाम की एक बुक में ले जाकर लिखा जाता है। जब लेजर में हम लोग अकाउंट्स बना लेते हैं तो फिर एक्यूरेसी चेक चेक करने के लिए कि हमने जो काम किया है वो सही तो किया है ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, ऐसा चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इतना काम तो हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं, लेकिन ये सब अकाउंटिंग का एक इनिशियल प्रोसेस था। इसके बाद में हमें क्या होता है, जो बिज़नेस के ओनर होते हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि बिज़नेस कैसा चल रहा है। अगर आप खुद ओनर हैं तो आपको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि आपका बिज़नेस किस तरीके से रन कर रहा है, उसको क्या वास्तव में फ़ायदा हो रहा है तो कितना फ़ायदा हो रहा है, कहीं वो नुकसान में तो नहीं जा रहा है। ये सब चीज़ें पता करने के लिए उसे फाइनल रूप में दो तीन स्टेटमेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि उसको नज़र मारते ही स्टेटमेंट पर दिख जाए कि हाँ मेरा इतना फ़ायदा हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, इतनी चीज़ मेरे पास है, इतनी चीज़ मेरे पास नहीं है। तो जब वो एक फाइनल प्रारूप बनाया जाता है उन्हें कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको याद रखना है कि दो होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले नंबर पे आता है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल यानी प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी मैं पी एंड एल कहूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरे नंबर पर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। जो ये ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट होता है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसे इनकम स्टेटमेंट भी कह देते हैं। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है तो और कुछ नहीं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही इनकम स्टेटमेंट कह देते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम इसकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट की। अब जब हम आगे बढ़ेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट सीखने के लिए, तो उससे पहले हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक्सपेंस क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। तो एक्सपेंस तो हम लोग नाम से भी समझ सकते हैं कि कोई खर्चा अगर हमने किया है तो वो हमारा एक्सपेंस हो जाता है, कि खर्चा हो जाता है। ठीक है। अब एक्सपेंसेस की जब हम बात करते हैं तो ये दो हिस्सों में बट जाते हैं। हमें जो अब आगे समझना है वो समझना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये समझना है हमें। उसके लिए हमें ये वाला आधार लेना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष खर्चे, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी अप्रत्यक्ष खर्चे। ठीक है। कुछ वर्ड्स पकड़ लीजिए आप। पहला वर्ड मैंने लिखा है प्रोडक्शन और दूसरा वर्ड मैं लिख रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग। आप इन दोनों को सेम भी मान सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें कोई फर्क है नहीं। ठीक है। तो जो भी खर्चे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से सीधे संबंधित होंगे, डायरेक्टली रिलेटेड होंगे, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर हो रहा है, जो सीधे प्रोडक्शन की प्रोसेस पर हो रहा है, वो खर्चा आपका होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। वापस समझिए, कोई भी ऐसा खर्चा जो कि सीधा आपका कहाँ लग रहा है, जहाँ आपका प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो किसी चीज़ का, अगर उस प्रोसेस पर उस जगह पर कोई खर्चा लग रहा है तो वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रत्यक्ष खर्चा। इसके अलावा कोई भी खर्चा इस प्रोसेस पर डायरेक्टली नहीं लग रहा है, उसके अलावा किसी पर्पस के लिए खर्चा हो रहा है, तो वो होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा,
यानी आप तो डायरेक्ट समझ लीजिए कि डायरेक्ट क्या होता है, उसके अलावा जितने खर्चे बचेंगे ना वो सब हमारे लिए इनडायरेक्ट होंगे। तो पहले हम डायरेक्ट को और गहराई से समझते हैं। देखिए, मैंने कहा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या क्या खर्चे हो सकते हैं जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा बिजनेस है फर्नीचर बनाने का, ठीक है। तो मुझे अगर लकड़ियों की ज़रूरत होगी, ठीक है, वो मेरे लिए क्या होगा, एक तरीके से मटेरियल होगा। तो मैं कहीं से लकड़ियाँ खरीदूंगा, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये सीधे प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए खर्चा किया जा रहा है। अब इसके बाद मैं हो सकता है कि टेबल बनाने के लिए कुछ मज़दूरों को लगाऊं, उनको मैं उनकी वेजेस दूं, मजदूरी दूं, ठीक है। तो वेजेस मैं दूंगा, ये भी मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। तो ये डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट? ये डायरेक्ट होगा। कारण? क्योंकि ये सीधे मैन्युफैक्चरिंग वाली प्रोसेस पर लग रहा है। भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फर्नीचर की। अब फर्नीचर में हम टेबल भी बना सकते हैं और स्टूल चेयर कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए जो मज़दूर चाहिए उस पर जो खर्चा करेंगे वो डायरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर हो रहा है। इसके बाद और क्या हो सकता है? पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन यानी कि हम मान लो हम जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो हम किसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फैक्ट्री का जो भी आएगा आपका पावर वगैरह का कंजम्पशन, जो भी लाइट का बिल आएगा, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसी तरीके से फैक्ट्री वगैरह से रिलेटेड जितने भी खर्चे हो जाएंगे वो सीधे आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, और वो आपको मानना है कि ये हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा जितने भी खर्चे बचें वो सब हो जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे आपने यहाँ जो मजदूर लगाए थे उनको तो वेजेस पे किया आपने, लेकिन आपका और भी स्टाफ है जो कि सीधे फैक्ट्री में काम नहीं करता। हो सकता है कोई माल बेचने बाहर जाता हो, कोई लेखा जोखा रखता हो, अकाउंटेंट हो, तो उन लोगों को भी सैलरी दी जाती है। तो यानी सैलरी आ गई तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसका सीधे सीधे प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से कोई रिलेशन नहीं है। इसके अलावा रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अगर हम ऑफिस बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं तो उसका सीधा रिलेशन इससे नहीं है। हाँ, इनडायरेक्टली आप सोच सकते हो कि भाई ऑफिस में बिल्डिंग, ऑफिस अगर चल रहा है तो उसमें हम लेखा जोखा करेंगे, उसमें हम हिसाब किताब रखेंगे, तभी तो बिजनेस रन होगा। तो प्रोडक्शन से तो ये रिलेटेड हुआ, लेकिन हमें डायरेक्टली रिलेटेड देखना है कि क्या अगर मैं इस काम को बंद कर दूं अभी तो क्या प्रोडक्शन पे तुरंत फ़र्क पड़ेगा? क्या नहीं, तुरंत कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इससे, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आपको समझ जाना है कि जितने भी खर्चे जो कि सीधे प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है, ये मैंने नाम लिख दिए हैं मेजर खर्चों के। इनके अलावा जो भी खर्चे होंगे ना वो सब इनडायरेक्ट होंगे। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमारे सामने जब खर्चे आएंगे तो हम एनालिसिस करेंगे कि वो डायरेक्ट खर्चे हैं यानी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं या फिर इनडायरेक्ट वाले हैं। उन्हीं के बेस पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना पाएंगे। अब देखिए किस तरीके से बनेगा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट। हमें एक जैसा एक अकाउंट बनाते हैं वैसे ही फॉर्म में ये भी बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक अकाउंट बना लेंगे, जैसे और नॉर्मल अकाउंट्स बनते हैं वैसा ही ये अकाउंट बन जाएगा। एक कॉलम होगा डेबिट, एक कॉलम होगा क्रेडिट। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड में लिखना चालू करेंगे ओपनिंग स्टॉक। देखिए जो ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया जा रहा है ना, ये हम बनाते हैं साल के एंड में, और ये पूरी साल के लिए बनाते हैं हम। यानी हमारा साल जो हम नॉर्मल समझ के चलते हैं वो अकाउंटिंग पीरियड होता है किसी भी साल के 1 अप्रैल से लेकर अगली साल के 31 मार्च तक। तो हम लोग जो ये ट्रेडिंग और ये एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ये इस 31 मार्च को बनाते हैं, लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं। यानी कि बनाते तो लास्ट दिन है लेकिन पूरे साल के लिए बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल को, तब हमारे पास कितना स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था वो हम यहाँ लिख देते हैं, वो हो जाता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। फिर हम साल भर में जितनी भी परचेज़ करते हैं, माल खरीदेंगे, जैसे मैंने अभी आपको फर्नीचर का उदाहरण दिया था, तो हम लकड़ियाँ खरीदेंगे तभी तो उसको काट पीट करके फर्नीचर बनाएंगे। तो वो जो मटेरियल हम परचेज़ कर रहे हैं वो लिखते हैं यहाँ पर।
अगर हम उसमें से कोई मटेरियल लौटा देते हैं वापस से, जिसे कहा जाता है परचेज रिटर्न, तो उसे इसमें से माइनस कर दिया जाएगा और बाकी का अमाउंट बाहर लिख दिया जाएगा। इसके अलावा लिखना है हमें वेजेस। वेजेस अभी मैंने समझाया था, मजदूरी पे करी जाती है, उसे वेजेस कहा जाता है। उसे लिख देंगे जितने रुपए भी खर्च हुए होंगे। कैरेज या फिर फ्रेट इनवर्ड, जब हम माल खरीद कर लाते हैं तो हमने जिस शॉप से या जिस जगह से ख़रीदा है वहाँ से हमें अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए किराया भाड़ा भी देना पड़ता है। हो सकता है 2-1 मज़दूरों को भी लगाना पड़ सके। तो उस प्रोसेस पर जो खर्चा होता है ना, उसे कहते हैं कैरेज या फिर फ्रेट इनवर्ड। तो वो अमाउंट भी हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम आते हैं इस तरफ। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ परचेज लिखी थी ना, वैसे यहाँ पर लिखते हैं सेल्स। सेल्स यानी हम जब माल को यहाँ पर ख़रीदा हमने, तो उसको फाइनल प्रोसेस करी, फर्नीचर बनाया और फर्नीचर को बेचा, तो बेचने वाला अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पर। अगर साल के एंड में, यानी हम कब बना रहे हैं ये अकाउंट, 31 मार्च को, 31 मार्च को हमारे पास पूरे साल में 1 लाख रुपए का माल था और हमने बेचा केवल 80,000 का, यानी सेल करी केवल 80,000 की, तो हमारे पास साल के एंड में 20,000 रुपये का माल बचा रह गया। तो ये जो लास्ट में माल रह जाता है ना, गुड्स रह जाता है, इसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आपका लास्ट में कुछ बचा है तो हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देते हैं। ठीक है, इतनी सी बात तो आपके समझ आ गई होगी। अब देखिए, ये बना है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसे देखकर हमें समझ आया कि ट्रेडिंग अकाउंट में इधर सारे खर्चे हैं और यहाँ कौन से खर्चे आए हैं, वो जो कि प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थे, या फिर जो खर्चे सीधे परचेज पर लगे हैं। ठीक है, और इसे मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे आते हैं ट्रेडिंग एंड P&L के इस वाले पोर्शन में। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया था कि क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट। अब देखिए, अब क्या करना है, हम देखेंगे कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। जनरली हमारा यहाँ का टोटल ही ज़्यादा आता है, तो हम दोनों जगह पर ये वाला टोटल लिख देते हैं और फिर देखते हैं यहाँ कितना अमाउंट कम पड़ रहा है। जितना अमाउंट कम पड़ रहा होता है उसे यहाँ लिखते हैं, और ये होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। अब मान लीजिए कभी यहाँ का टोटल ज़्यादा आ जाए, अगर यहाँ का टोटल ज़्यादा आएगा तो फिर आप ये वाला टोटल इन दोनों जगह पर लिखोगे, और यहाँ अमाउंट कम बचेगा तो आप यहाँ पर फिर अमाउंट लिखोगे एक। तो अगर यहाँ पर अमाउंट लिखोगे तो वो हो जाएगा आपका ग्रॉस लॉस। यानी अगर यहाँ लिखोगे वो तो हो जाएगा प्रॉफिट, यहाँ लिखोगे तो हो जाएगा वो लॉस। अब यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट एंड हो जाता है। यानी कि जो मैंने ये 2 बॉक्स बना दिए और एक ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकाल लिया है, ये मेरा बना है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये मेरा बना है ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं इसी स्टेटमेंट को या इसी अकाउंट को और आगे बढ़ा लूँगा, और अब मेरा बनना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि ये 2 अलग अलग अकाउंट हैं। ये पहला यहाँ तक जो है वो है ट्रेडिंग अकाउंट, और इसके बाद जो बनेगा वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन इसको एक ही कंबाइंड कर कर एक ही अकाउंट बना दिया जाता है, इसलिए उसको बीच में यहाँ पर बंद कर देते हैं। फिर वापस से इसी अकाउंट में नया नहीं बनाकर इसी अकाउंट में चालू हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसीलिए इसको कह देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वरना यहाँ तक एंड हो चुका है ट्रेडिंग और अब चालू होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अगर आपने यहाँ पर जब ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो देखिए, या तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या आपके ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो अगर आपका ग्रॉस लॉस आया है तो आप उसे यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। ट्रांसफ़र करने का मतलब है यहाँ लिख दीजिए। कैसे याद रखोगे कि यहाँ वाला अमाउंट यहाँ लिख रहे हैं हम, और मान लो कि आपका लॉस नहीं आया था, आपका प्रॉफिट आया था, तो इसको यहाँ लिख दो, यानी उल्टी उल्टी साइड में लिखना है। ये मान लिया हमने कि आपका ग्रॉस लॉस नहीं आया, आपका आया ग्रॉस प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट को यहाँ से उठा के यहाँ लिख दो। ठीक है, अब वही परंपरा चलेगी कि यहाँ इस साइड में सारे खर्चे आएंगे। लेकिन अब अगर यहाँ से P&L चालू हो गया है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चालू हो गया है,
तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर आएंगे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। अब कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए आपके ऑफिस स्टाफ को आप सैलरी देते हो, वो आपका एक खर्चा हो गया। आपका ऑफिस जो है वो एक रेंट की बिल्डिंग में है, तो आप उसका रेंट भी देते हो, तो वो रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा क्योंकि वो एक इनडायरेक्ट खर्चा है। इसी तरीके से अगर आप कहीं अपने रिपेयर करवाते हो, ऑफिस वगैरह की कुछ आपने रिपेयर करवाया या फिर मेंटेनेंस पर कुछ खर्चा किया, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आप समझने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि इन चीज़ों को याद कर लो कि इनके अलावा जो भी खर्चे होंगे वो लगभग हर बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, यानी इसके नीचे वाले पोर्शन में आएंगे। लेकिन यहाँ लिखने से पहले आपको चेक भी करना है कि कहीं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड तो नहीं है या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तो नहीं है। तो इसी तरीके से आपको और भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस मिले तो उसे आप यहाँ लिख दोगे। और अभी तो मैं 3-4 ही एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी एग्जांपल इसमें ढेरों आ सकते हैं। लाइट का बिल आ सकता है, ठीक है, ऑफिस के लाइट का बिल। अगर फैक्ट्री के लाइट का बिल आए तो वो तो फिर यहाँ आ जाएगा क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये खर्चा आ गया। इस तरह से जो भी इनडायरेक्ट खर्चे आएंगे वो सारे यहाँ आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया था। क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। दोनों में से कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहीं का टोटल ज़्यादा आए, तो हम यहाँ का टोटल यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ कुछ अमाउंट कम पड़ रहा होगा तो उसे यहाँ लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट। जैसे ऊपर था ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ हो जाएगा नेट प्रॉफिट। अब मान लो यहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा था, यहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यहाँ का कम है, तो हम पहले यहाँ का टोटल करेंगे और दोनों जगह लिख लेंगे। फिर यहाँ कम है तो यहाँ जितना कम पड़ रहा होगा उतना लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नेट लॉस। यानी यहाँ था ग्रॉस लॉस, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा नेट लॉस। इस तरीके से बनता है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट समझ आया होगा। एक एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।